हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी गाउस के नियमानुसार। यानी गाउस के नियम का उपयोग करना है और उस नियम का उपयोग करते हुए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इससे पहले वाले भाग में हमने चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, और आज हम इसका सेकंड अनुप्रयोग लेंगे अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक गोले और अचालक गोले में एक अंतर हमारे पास यही होता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके सरफेस पर पहुंच जाता है, जबकि अचालक गोले को दिया गया आवेश उसी जगह पर विद्यमान होता है जिस जगह पर उसको आवेश दिया जाता है। यदि मान लीजिए कि किसी अचालक गोले के संपूर्ण भाग में आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण भाग में ही फैला हुआ होता है, यानी उसके संपूर्ण आयतन में आवेश की मात्रा विद्यमान होती है। जबकि चालक गोले पर संपूर्ण भाग में दिया गया आवेश भी टोटल उसके सरफेस पर पहुंच जाता है। यही अंतर होता है इन दोनों के अंदर, बाकी सेम प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो माना कि हमारे पास कोई अचालक गोला है जिसकी रेडियस हमारे पास में कैपिटल R है। तो कैपिटल R त्रिज्या का कोई अचालक गोला है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है, जो कि इसके संपूर्ण भाग में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और आवेश की मात्रा कितनी है? Q। संपूर्ण भाग में होगा, यानी इसके संपूर्ण आयतन को कवर करेगा। इस कारण से यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं बल्कि आयतन आवेश घनत्व होगा, और माना कि इसका आयतन आवेश घनत्व जो है वो रो है। तो सेम वही प्रोसेस होगा जो कि चालक गोले के लिए हमने किया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी लैंग्वेज। यह हो गई इसकी लैंग्वेज कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है जो Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है, तो यह आवेश उसके संपूर्ण भाग में एक समान रूप से वितरित है। तब मान लीजिए कि इसका आयतन आवेश घनत्व कितना है? रो है। तब आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा आपको याद होगी, जिसका टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुका है सतत आवेश वितरण का। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और दोबारा से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो उसकी परिभाषा के अनुसार है कि प्रति एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसे ही क्या बोला जाता है? उसका आयतन आवेश घनत्व। यानी संपूर्ण भाग में आवेश Q है तो इसके एक छोटे भाग में कितना आवेश होगा उसे ही कहा जाता है आयतन आवेश घनत्व। तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा? रो बराबर टोटल चार्ज अपॉन उसका आयतन। तो गोले का आयतन हम जानते हैं, जो कि हमारे पास में आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास जो तीन स्थितियां होंगी कि हम बिंदु P को इसके बाहर ले सकते हैं, इसके सरफेस पर ले सकते हैं और इसके भीतर ले सकते हैं। तो हमारे पास तीन स्थितियां यहां पर डेवलप हो जाएंगी। अब विभिन्न स्थितियां जो कि हमारे पास क्या क्या होंगी, जिनके ऊपर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। नंबर फर्स्ट हमारे पास में आएगा कि जब बिंदु P गोले की सतह के बाहर स्थित हो, और हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जब बिंदु P लेते हैं तो उसकी केंद्र से दूरी मानते हैं हम स्मॉल r, जो कि अब हम यहां पर भी मानेंगे। हमारे पास कंडीशन हो जाएगी r ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकंड कंडीशन है कि जब आपके P बिंदु जो है वो उसकी सतह के ऊपर ही हो, यानी उसके पृष्ठ पर हो। और थर्ड कंडीशन होगी कि वो इसके कहीं भीतर हो। तो तीन कंडीशन जो है उनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तीन कंडीशन आपके सामने है कि जब बिंदु P गोले की सतह के बाहर स्थित हो, जब गोले की सतह पर हो और गोले के भीतर स्थित हो। तीनों कंडीशनों को आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग यानी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जैसे वो आपका कंप्लीट होगा तो आपके पास ये वाला टॉपिक भी स्वतः ही अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका सिर्फ आपको रिवीजन ही करना होगा। माना कि हमारे पास अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या R है, तो हमारे पास हमने बिंदु लिया P जो यहाँ पर है, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। जो बिंदु P जो था वो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी R दूरी लेते हुए यहाँ पर इसके चारों तरफ ले सकते हैं, ऊपर की ओर भी पीछे की ओर भी। तो चारों तरफ जब हम लेंगे तो वहां पर उन सभी बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो बिंदुओं को मिलाने पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या रहेगा? समान होगा, क्योंकि केंद्र से दूरी हमारे पास समान है। तो जब विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा तो इस प्रकार से हम जो कल्पना करेंगे, वो कल्पना करने पर जो सरफेस बनेगा उस सरफेस को ही कहा जाता है गाउसियन सरफेस। और इस स्थिति में गाउसियन सरफेस जो होगा वो एक गोला ही बनेगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी? स्मॉल r होगी। तो हमारे पास यहाँ गाउसियन पृष्ठ जो होगा वो एक काल्पनिक गोला बनेगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ
स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला बनता है जिस पर ds क्षेत्रफल का एक अल्पांश काटा जाता है। अब ds वेक्टर की दिशा किस तरफ होगी उसका हम निर्धारण करते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ जो होगा वहां पर एक काल्पनिक गोला होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक गाउसियन पृष्ठ। सबसे पहला काम आपको बताया था गाउस के नियम का जब अप्लाई करेंगे तो वहां पर सबसे पहला काम था हमारे पास गाउसियन सरफेस की संरचना करना। सेकंड काम था कि उसके ऊपर एक अल्पांश काटना जहां पर उस ds वेक्टर की डायरेक्शन को देखना है कि वो e वेक्टर के किस प्रकार से। तो हमारे पास यहाँ पर जो गोला होगा उसका सरफेस इस प्रकार से होगा, यानी पूरा गोला इस प्रकार से घूमेगा और इस ds वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होती है तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत भीतर की ओर। लेकिन हम लेते हैं उससे e वेक्टर के साथ में कम से कम कोण के एंगल पर। तो हमारे पास यहाँ पर हमने काटा एक अल्पांश जिसका एरिया ds है तथा एरिया वेक्टर जो है वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी ds वेक्टर की। बिंदु है P, तो O से P के बीच की दूरी r। यहाँ पर ds वेक्टर e वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी e वेक्टर पैरेलल होगा किसके, ds वेक्टर के, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब हमारे पास यह है कि ये जो गाउसियन पृष्ठ बना है तो हमें गाउस के नियम में इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध टोटल आवेश का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो अचालक गोला आपने ले रखा है वो पूरा का पूरा आवेश इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर आ चुका है, यानी इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध टोटल आवेश होगा वो इस पूरे गोले का ही आवेश होगा और पूरे गोले पर आवेश की मात्रा कितनी है, Q ही है। क्लियर। तो परिबद्ध आवेश की मात्रा कितनी होगी, Q होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी तब ds वेक्टर की दिशा e वेक्टर की दिशा के अनुदिश होती है। तब यहां पर हमारे पास में आ जाएगा e वेक्टर पैरेलल है ds वेक्टर के, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। और सेकंड कंडीशन हमें ज्ञात करनी थी परिबद्ध आवेश का मान गाउसियन पृष्ठ के द्वारा, और उसका मान हो जाएगा किसके बराबर, Q के बराबर। अतः गाउस के नियम का उपयोग हमें करना है। अतः गाउस के नियम से, तो हमारे पास गाउस का नियम आप जानते हो, समाकलन बंद पृष्ठ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, समाकलन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। नेक्स्ट में देखिए हमें डॉट को हटाना है, इसलिए e का परिमाण e अदिश गुणनफल है, ds का परिमाण ds cos थीटा बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। थर्ड लाइन में आप तो e ds cos 0 डिग्री बराबर सिग्मा Q, मतलब इस गाउसियन सरफेस के द्वारा परिबद्ध टोटल चार्ज जो कि ये पूरा का पूरा गोला इसके अंदर ही आ चुका है, इसका मतलब ये बाउंडेड कर रहा है इस पूरे ही गोले को, यानी टोटल चार्ज Q को। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में एप्सिलॉन नोट। नेक्स्ट हमारे पास में cos 0 का मान होता है 1, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर e ds Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर e जो होगा वो समाकलन क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि इस गाउसियन पृष्ठ के लिए e का मान क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास e बाहर आ जाएगा और समाकलन ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ds समाकलन का मतलब है कि उस गाउसियन पृष्ठ का टोटल एरिया, तो हमारे पास टोटल एरिया आएगा गाउसियन पृष्ठ का। गाउसियन पृष्ठ जो बनेगा वो एक गोला होगा और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास में आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। स्मॉल r यूज करना है क्योंकि गाउसियन पृष्ठ जो है वो स्मॉल r त्रिज्या का गोला है, जबकि कैपिटल R त्रिज्या का दिया गया अचालक गोला है। बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। E बराबर हमारे पास में आ जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये होगा किसी अचालक गोले के कारण
उसके सरफेस से बाहर स्थित किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो सेम चालक गोले के कंडीशन के अनुसार ही है। यदि लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास में आर की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, यानी जो बिंदु ले रखा है वो केंद्र से इस दिशा में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ ही है। तो इस कारण से हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास में जाएगा q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जहाँ आर कैप ई वेक्टर की डायरेक्शन में एकांक सदिश है, या इसे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बल नियतांक के बराबर होता है। तो हमारे पास में आ जाएगा फाइनली ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये हमारे पास में आ जाएगा इसका फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म के अनुसार। यदि हम चाहें कि ई वेक्टर का जो मान है वो आपके आयतन आवेश घनत्व के रूप में हो, तो यहाँ पर Q का मान हम पुट कर सकते हैं, जो कि हमने ज्ञात किया था कि ρ बराबर होता है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से Q का मान उठा के आप इस जगह पर पुट कर लीजिए, तो हमारे पास E का जो मान होगा वो किसके रूप में आ जाएगा, ρ के फॉर्म में आ जाएगा। बाकी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से यदि हम देखें तो इसकी जो निर्भरता होगी वो आपको समझ में आ रहा होगा। निर्भरता जो है वो एक तो मीडियम पर है और एक दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि हमारे पास k कांस्टेंट, q फिक्स मान है और r स्क्वायर चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम दूरी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अचालक गोले की फर्स्ट कंडीशन। यहाँ तक का नोट कर लीजिए आप, और फिर देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। सेकंड कंडीशन हमारे पास में है कि जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो तब हमारे पास क्या प्रोसेस होगा। वही प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले तो हमें लेना है गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ के लिए हम बिंदु लेते हैं इसकी सरफेस पर। तो बिंदु P यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, मतलब इसके संपूर्ण सरफेस के ऊपर हम बिंदु को मान सकते हैं। गाउसियन पृष्ठ खुद एक ये अचालक गोला ही बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास बिंदु जो है वो इस अचालक गोले पर ही ले सकते हैं। और उन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की संरचना कंप्लीट हो जाएगी। तो डॉट डॉट करके हमने इसी के ऊपर लगा दिया, जो कि क्या बन गया हमारे पास, इसका गाउसियन पृष्ठ बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु P पर एक अल्पांश काटेंगे और सेम हमारे पास गोला ही है, तो इसका मतलब ds वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ ही होगी। तो ds वेक्टर इसी तरफ होगा और हमारे को पता चल गया E वेक्टर पैरेलल होगा किसके, ds वेक्टर के, यानी थीटा बराबर वापस कितना 0 डिग्री ही होगा। तो सेम प्रोसेस लेते हैं उसी प्रकार से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गोले के बाहर यदि हम कोई बिंदु लेते थे उस समय हमारे पास E का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि r इज इक्वल टू क्या है, r है, तो हम r की जगह कैपिटल R यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास में E का मान आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, जिसको दर्शा दिया मैंने किससे, एस से। तो सेकंड कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। नोट कर लीजिए आप इसको। फिर देखते हैं इसकी थर्ड कंडीशन और फिर आपके पास बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में। तो देखिए थर्ड कंडीशन हमारे पास में है कि जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो तब हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। तो यदि बिंदु P को हम इसके भीतर लेते हैं तो हमारे पास स्मॉल r त्रिज्या का अंदर एक गोला ही बनेगा। तो हमारे पास गाउसियन जो पृष्ठ होगा वो स्मॉल r त्रिज्या का वापस क्या होगा, एक गोला होगा, लेकिन वो इसके भीतर होगा। नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर हमें काटना है एक अल्पांश, जो कि हमने यहाँ पर काट लिया है। अब चूंकि गोला ही था, इसका मतलब इसका सरफेस इस प्रकार से है, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में होगी। यानी फिलहाल यहाँ पर भी ds वेक्टर E की डायरेक्शन में ही है, यानी E वेक्टर पैरेलल है किसके, ds वेक्टर के, और थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टॉपिक क्या करना था कि इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध टोटल आवेश ज्ञात करना था। तो पूरा फोकस कीजिए। अब की बार थोड़ा चेंज होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी दो कंडीशन तो आपकी सेम ही चल रही थी। यहाँ से देखिए अब आप कि टोटल चार्ज हमारे पास में Q है जो इस पूरे गोले में है, लेकिन अब हमारे पास गाउसियन जो पृष्ठ बना है वो इतना ही गोला बना है, ध्यान रखिए। इसका मतलब हमारे पास जो साइड में एक्स्ट्रा जो चार्ज बच गया है वो तो इसके द्वारा कवर नहीं हो रहा है। इसके द्वारा कितना आवेश कवर हो रहा है वही आवेश लेना है हमें गाउस के नियम में। तो हमारे पास यहाँ पर संपूर्ण चार्ज नहीं आएगा, बल्कि उस चार्ज से थोड़ी कम मात्रा वहाँ पर प्राप्त होगी, क्योंकि कुछ चार्ज एक्स्ट्रा यहाँ से छूट गया है। क्योंकि अब गोले के अंदर जितना चार्ज कवर होगा वही आवेश हमें यहाँ पर यूज करना है। तो हमारे पास
इस छोटे भाग में कितना आवेश है, तो किसी छोटे भाग से जब हम आवेश ज्ञात करेंगे तो हम वो ज्ञात होगा हमारे पास आयतन आवेश घनत्व के टॉपिक से, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर आयतन आवेश घनत्व का मान क्या होगा, समान होगा, और उसी से ज्ञात करेंगे हम आवेश की मात्रा गाउसियन सरफेस के द्वारा परिबद्ध आवेश की। तो नेक्स्ट लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला होगा जो गोले के भीतर बनता है। तब यहां से E वेक्टर पैरेलल है ds वेक्टर के, तब थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। सेकंड हमारे पास में है सिग्मा क्यू का जो मान होगा वो प्यारे विद्यार्थियों क्यू नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर आने वाला चार्ज होगा, वो मान लिया मैंने कितना है, क्यू डैश है। तो यहाँ पर सिग्मा क्यू का मान कितना देगा, क्यू डैश। लेकिन हमारे पास जो आवेश की मात्रा है वो तो क्यू है, क्यू डैश तो हमने अपने मन से माना है, तो हमारे पास क्यू डैश को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके रूप में, क्यू के रूप में, और वो चेंज करेंगे हम आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से। तो देखिए आप यहाँ पर चूंकि छोटे गोले के लिए लेंगे, तो यहाँ पर हम छोटे गोले के लिए लेंगे तो रॉ बराबर छोटे गोले का आवेश और छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इसलिए हमारे पास क्यू डैश बराबर क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रॉ, और रॉ का मान समीकरण नंबर 1 से पुट कीजिए, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रॉ का मान हमारे पास में है q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। पुनः दोबारा से देखिए, क्योंकि हमारे पास टोटल चार्ज Q नहीं है, अब गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश Q डैश है, लेकिन Q डैश का जो मान है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, Q के रूप में, क्योंकि Q हमारे को दिया गया चार्ज है। Q डैश तो हमने इस परिस्थिति के अनुसार माना है, इसलिए Q डैश को कन्वर्ट करना पड़ेगा Q के फॉर्म में, और वो कर देंगे हम इसके आयतन आवेश घनत्व के अनुसार। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो Q डैश का जो मान होगा वो हमारे को मिल जाएगा, देखिए Q R क्यूब, यानी Q स्मॉल r क्यूब कैपिटल R क्यूब। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब आप अप्लाई कीजिए गाउस के नियम से। तो अब हमारे पास अब गाउस के नियम से तो हमारे पास सिग्मा क्यू की जगह लिखेंगे क्यू डैश, और क्यू डैश की जगह वैल्यू रखेंगे ये वाली, फिर फाइनल हमारे पास आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक का मैटर आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। उसके नियम का उपयोग करते हैं, और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पर डॉट को हटा के डायरेक्ट यूज कर लिया है। वैल्यू पुट कीजिए थीटा की और सिग्मा क्यू की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ई डी एस कोस 0 डिग्री बराबर सिग्मा क्यू की जगह पुट करेंगे हम क्यू डैश, और अपॉन में क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बढ़िए आप यहाँ से ई डी एस कोस 0 का मान 1, क्यू डैश का मान अभी हमने ज्ञात किया है क्यू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और साथ में चल रहा है एप्सिलॉन नॉट। गाउसियन सरफेस के लिए E का मान होगा समान, इसलिए ये तो आ जाएगा बाहर। सेम प्रोसेस वही होगा, डी एस बराबर क्यू R क्यूब अपॉन R क्यूब एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया आप यहाँ से ds समाकलन, इसका मतलब गाउसियन पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल, और टोटल क्षेत्रफल होगा एक गोले का, तो हमारे पास सेम वही प्रोसेस E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यूब R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इसको भेज दीजिए आप नीचे, तो हमारे पास में जाएगा E बराबर क्यू R क्यूब अपॉन R क्यूब एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर को भेज दिया नीचे। देखिए R स्क्वायर से ये R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मान बचता है, नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं हम E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने अलग लिख लिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर बच गया Q, यहाँ पर R अपॉन में R क्यूब। ये हमारे पास फाइनल इसका फॉर्मूला आ जाता है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, E बराबर के क्यू R अपॉन R क्यूब। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास E वेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा R कैप। ये इक्वेशन नंबर 6। वेक्टर फॉर्म
ई वेक्टर बराबर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब और आर कैप। यहाँ से देखिए आप निर्भरता की यदि हम बात करते हैं तो इस इक्वेशन के अनुसार जो निर्भरता होगी वो माध्यम पर होगी, सेकंड निर्भर होगा इसके दूरी पर। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि जो दूरी है वो इसके अपॉन में नहीं बल्कि इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। के का मान फिक्स है, क्यू दिया गया चार्ज वो भी फिक्स है और आर क्यूब उसकी रेडियस भी फिक्स है। इसका मतलब के क्यू आर क्यूब ये तीनों आपके कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब तो ई जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। गोले के भीतर यदि हम दूरी को बढ़ाते हैं तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा और यदि डाउन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होगी, कमी। देखिए यदि केंद्र से यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा इसका मतलब इसके द्वारा कवर किया गया आवेश बढ़ेगा। और बढ़ाते हैं, दूरी बढ़ाते जाएंगे आवेश ज़्यादा कवर होगा और जब आवेश का मान ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ई का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आर के। और जब बिंदु पी यहीं पर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब इसके द्वारा तो संपूर्ण आवेश को कवर किया जा रहा है। इसका मतलब उस पोजीशन पे यानी जब बिंदु पी सरफेस पर होगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो होगा मैक्सिमम। यहाँ से वैल्यू पुट की 0 क्यू डैश का मान हमने ज्ञात किया, मान रखिए ds का मान पुट कर दीजिए, हल कर लीजिए तो फाइनल फॉर्मूला आ जाता है के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, यानी ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। नोट कर लीजिए आप इसकी थर्ड कंडीशन को, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। तो नेक्स्ट आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ चेंज देख लेते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो तीन कंडीशन हमने ज्ञात कर ली हैं, फर्स्ट सरफेस के बाहर, सेकंड सरफेस पर और थर्ड सरफेस के भीतर। हमारे पास सबसे पहले तो था ई का मान जो सरफेस के बाहर था, तो उसको मैंने लिख देता हूँ बाह्य। इसका मान था मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर। या मैं ये कहूँ कि ई जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। सेकंड कंडीशन हमारे पास में थी उसके सरफेस पर, जिसका मान हमारे पास में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि मान कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और थर्ड कंडीशन हमारे पास में आ जाती है उसके आंतरिक भाग में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू। इस स्थिति में ई जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। तो ग्राफ पुट कर लेते हैं हम। तो चालक गोले के लिए जिस प्रकार से ग्राफ बनाया उसी प्रकार से आप डिजाइन कर सकते हैं। वाई अक्ष के ऊपर ले लिया हमने विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में या न्यूटन प्रति कूलम में, और एक्स अक्ष पे ले लिया हमने दूरी जो कि आपकी किस में होगी, मीटर में। तो हमारे पास वही तीन कंडीशन लेते हैं हम। मान लीजिए ये इसका सरफेस हो जाता है r = r, ये सरफेस के बाहर की जगह हो जाती है और ये हमारे पास सरफेस के भीतर यानी केंद्र तक उसकी दूरी। तो मैक्सिमम मान इसका होगा सरफेस पर, तो मैक्सिमम मान लिया हमने इसका यहाँ पर है यानी ये मान। तो इसके सीध में हमने बिंदु लगा दिया, यानी इस पॉइंट पर आपके मैक्सिमम मान है ई मैक्सिमम मान। और जैसे ही सरफेस के बाहर वाली स्थिति लेते हैं तो चरघातांकी रूप से करता है। तो इस बिंदु से चालू होगा और चरघातांकी रूप से ये डाउन होगा। टच नहीं करना है क्योंकि टच आपके कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। तो ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। तो उसके केंद्र से जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो दूरी के मान बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो हमारे पास समानुपाती है, तो समानुपाती के लिए ग्राफ आ जाएगा सीधी सरल रेखा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, आर के। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसी अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य आलेख यानी परिवर्तन ग्राफ। ऐसा ही डायग्राम आप इस साइड भी ले सकते हैं, इधर भी बन सकता है, पीछे भी बन सकता है। देखना ये है कि आप जो पी बिंदु ले रहे हो वो कौन सी साइड से आप वहाँ पर डिनोट कर रहे हो या दर्शा रहे हो। तो ये हो जाता है हमारे पास किसी अचालक गोले के लिए कंप्लीट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और उसका ग्राफ गाउस के नियम के अनुप्रयोग से। एग्जाम की दृष्टि से आपके पास अनुप्रयोग में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए सभी अनुप्रयोगों को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, नोट करें, उनको हल करें, बार बार उसको कंप्लीट करके देखें कि आपसे हो पा रहा है अथवा नहीं। और यदि फिर भी कोई समस्या आती है कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो नेक्स्ट अनुप्रयोग जो हम लेंगे वो होगा किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी गाउस के नियमानुसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो भी हमारी एग्जाम की दृष्टि से।